जब हम भूगोल का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसमें मानचित्रों की अनिवार्यता हो जाती है। मानचित्र के बिना भूगोल का अध्ययन बहुत कठिन होता है। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है क्या कि इतनी बड़ी पृथ्वी या उस पृथ्वी के कोई एक विशाल भूभाग को ले लें या कोई एक बहुत बड़ी भौगोलिक संरचना को ले लें, क्या इसके हूबहू जैसी वो दिख रही है, जैसा उसका जितना उसका माप है, जितनी वह बड़ी है, उतने ही बड़े कपड़े पर या उतने बड़े कागज़ पर उसकी आकृति को उकेरा जा सकता है क्या? शायद नहीं, बड़ा कठिन काम है। चलो, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से यदि हमने उसको उकेर भी लिया तो क्या उतने बड़े कागज़ के टुकड़े को या उतने बड़े कपड़े को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सरल काम होगा? नहीं होगा, बहुत कठिन काम होगा। तो इसका उपाय क्या होना चाहिए? तो इसका एक उपाय ये है कि आनुपातिक रूप से उस मान को हम उतार लें। मतलब यदि हमको ये लगता है कि 1 किलोमीटर लंबी सड़क है, तो अब पूरे कागज़ पर 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की बजाय हमने मान लिया 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम सड़क के आनुपातिक मान को किसी कागज़ पर, किसी कपड़े पर उकेर लेते हैं और यही उकेरने की जो कला होती है यह कहलाता है मानचित्रण। तो मानचित्रण का जो अर्थ है, मानचित्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है कि माना मतलब आनुपातिक मान। किसी भी चित्र को मान लिया कि उसका आनुपातिक मान यह है और उसका चित्रण कर दिया तो यह कहला गया मानचित्र। मतलब मान धन चित्र, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ मानचित्र। मान में एक आनुपातिक मान होता है किसी चित्र का, जिसको हमने कागज पर या कपड़े पर उकेर लिया है, वह हो गया मानचित्र। ये हो गई हिंदी भाषा में बात। अब हम अगर अंग्रेजी में देखें तो मानचित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैप। जी हाँ, तो मैप शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो लैटिन भाषा के शब्द मापा से हुई। मापा का अर्थ होता है टेबल पर बिछा हुआ मेज, पोश, अर्थात एक कागज जिसके ऊपर कोई चित्र उकेरा गया हो। कालांतर में मापा जो है वो मापा मुंडी कहलाने लगा। मतलब माप के अनुसार बनाया गया, उकेरा गया चित्र, और धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए वह शब्द मैप पर आकर रुक गया और यही मैप कहलाता है MAP, मैप यानी मानचित्र। और इसी मानचित्र का अध्ययन, अंकन एवं पठन हम आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के लिए पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। मानचित्र पठन एवं अंकन, मौसम मानचित्र से आशय और मानचित्र अध्ययन की आवश्यकता और महत्व, यही वह टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। पिछली कक्षाओं में आप सभी लोगों ने मानचित्र का आशय क्या है, किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक अध्ययन और उसमें मानचित्र का महत्व क्या है, ये पढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि भौतिक मानचित्र आपको इसमें दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश का ये भौतिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र में प्राकृतिक अवस्थाओं के बारे में बताया जाता है कि वहाँ की नदियाँ, जलाशय, पर्वत शिखर इत्यादि की जानकारी हो, वह कहलाता है भौतिक मानचित्र। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें किसी राज्य के, जैसा कि इसमें मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है कि उसके संभाग क्या हैं, ज़िले क्या हैं, तो अलग अलग संभाग जैसे कि अलग अलग कलर से इसमें डिनोट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चंबल संभाग दिख रहा है आपको, ये जबलपुर संभाग है, ये होशंगाबाद संभाग है। इस तरह से अलग अलग संभागों को बताया गया, ये कहलाता है राजनीतिक मानचित्र। कुछ होते हैं वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र क्या होते हैं? जैसे कि आपने इस बार उद्योगों वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि उद्योगों में उद्योग धंधों का वितरण किस तरह का होता है, या कृषि की जो फसलें होती हैं, उपजें होती हैं, उनका वितरण क्या होता है। वितरण से मतलब किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ पाई जा रही है। जैसे खनिज पदार्थों का लौह अयस्क किस क्षेत्र में पाया जाता है, कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है, अभ्रक किस क्षेत्र में पाया जाता है। फसल के बारे में देखें तो रबी की फसल बहुतायत किस क्षेत्र में होती है, तो ये कहलाता है वितरण मानचित्र। कुछ मानचित्र होते हैं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल दिखाया जा रहा है। एक विशेष उद्देश्य है कि हमको मध्य प्रदेश के मानचित्र में केवल टूरिस्ट प्लेस दिखाना है, सिर्फ टूरिस्ट प्लेस, तो ये हो गया विशेष उद्देश्यों के लिए। इसी तरह से और मानचित्र होते हैं, जैसे कि ये भारत के नक्शे में हमको टूरिज्म दिखाना है, इंडस्ट्रियल दिखाना है, एग्रीकल्चर के बारे में, नदियों का सिस्टम यदि हमको दिखाना है, या और भी अन्य चीज़ें। तो जिन चीज़ों के लिए हमको बनाना होता है वो कहलाते हैं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विकसित विशेष मानचित्र। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। एक और विशेष मानचित्र, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सीहोर जिले के बारे में। सीहोर जिले का जो मैप है उसमें आप लोग सारे चारों तरफ देख पा रहे हैं किस तरह वहाँ पे नदी तंत्र है, किस तरह की वहाँ पे आबादी है, आवागमन के साधन किस तरह के हैं, ट्रेन लाइन क्या है, बसेस की लाइन क्या है, रोड के ट्रैक्स क्या हैं। इस तरह ये सारी चीज़ें आप इस नक्शे में देख रहे हैं। ये हम पिछले
क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जब ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं तो आज हमको क्या पढ़ना है ये हम देखते हैं। चलिए, इस अध्याय में हमको पढ़ना है किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु संबंधी तत्वों की विविधता और उसके प्रभावों का अध्ययन, जैसे कि वहाँ का मौसम कैसा है, धूप निकली है या बादल हुई है, बारिश हो रही है क्या, या वहाँ पर बिजली चमक रही है। तो इन प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए हमको मौसम मानचित्र की आवश्यकता होती है। तो इसी मौसम मानचित्र का अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। तो मौसम मानचित्र से आशय क्या है, जैसा कि हमारा टॉपिक है, आज का शीर्षक है, उस शीर्षक का पहला ही बिंदु है मौसम मानचित्र से आशय। तो मौसम मानचित्र से आशय मतलब इस स्क्रीन पे जो चीज़ दिखाई जा रही है, इसको पढ़ने के बाद आप मौसम मानचित्र की परिभाषा बता पाओगे। ऐसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी के किसी विशेष भाग पर घटित मौसम संबंधी दशाओं, जैसे तापमान की स्थिति, वायु दाब की स्थिति, वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है, पवन की दिशा क्या है और उसका वेग क्या है, मेघाच्छादन की स्थिति, बादल छाए हैं नहीं छाए हैं, क्या पोजीशन है बादलों की, इन सारी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित संकेत हैं उनके माध्यम से व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे मानचित्रों को हम कहते हैं मौसम मानचित्र। इन शॉर्ट, यदि आपसे कोई पूछता है कि मौसम मानचित्र किसे कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर मौसम के लिए एक विशेष संकेत निर्धारित किया गया है। उन्हीं संकेतों के माध्यम से हम किसी मानचित्र का अध्ययन करते हैं, मौसमी दशाओं का वर्णन करते हैं, तो वह कहलाता है मौसमी मानचित्र या मौसम मानचित्र। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मौसम संबंधी दशाएं, तापमान, वायु, वर्षा, पवन, उसकी स्थिति, उसका वेग, बादलों का होना या ना होना, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं मौसम की दशाएं। इन मौसम की दशाओं को यदि हम संकेतों से दर्शा रहे हैं, काहे में, मानचित्र में, तो जिस मानचित्र में इनको दर्शाएं वो कहलाता है मौसम मानचित्र। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको और अच्छे से आपको समझना है तो आप देखिए, जैसे ये भारत है, भारत के नक्शे में भारत का जो मानचित्र है, भारत में मौसमी दशाओं का वर्णन संकेतों के माध्यम से कैसे किया गया है। जैसे कि आपको ये ग्रीन कलर में ये पट्टिका दिख रही है, ये जो हरे रंग की, ये कहलाती हैं रेखाएं, समदाब रेखाएं। तो ये समदाब रेखाएं क्या दर्शा रही हैं, तापमान की स्थिति को दर्शा रही हैं कि यहाँ से यहाँ तक उत्तरी भाग में भारत के तापमान की स्थिति एक सी है। एल लिखा हुआ है मतलब ये वायु के कम दबाव को दर्शा रहा है। जहाँ पर एच लिखा होगा वो वायु के हाई प्रेशर को दिखाता है, उच्च दाब को दर्शाता है। यहाँ पर चक्रवाती हवाओं के साथ में बिजली और चमक के साथ में बारिश की संभावना बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए राजस्थान में 34 डिग्री टेम्परेचर हाईएस्ट, यहाँ पर 32 डिग्री टेम्परेचर की स्थिति बताई जा रही है। यहाँ पर चक्रवात की स्थिति बताई जा रही है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर ये 7 सिस्टर्स स्टेट में बारिश की स्थिति बताई जा रही है। तो इस तरह से ये पूरे जो चीज़ें दी गई हैं ये मौसम के संकेत कहलाते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर बनाए गए हैं। इन संकेतों से इस मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर मौसम की दशाओं का वर्णन करना मौसम मानचित्र कहलाता है। वर्णन करना या अध्ययन करना मौसम मानचित्र कहलाता है। ठीक है ना, चलिए हम आगे देखते हैं। अब मौसम मानचित्र को हमको समझना है कि मौसम मानचित्र का अध्ययन करना या मौसम मानचित्र जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वह मौसम मानचित्र हो जाता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। पहला बिंदु यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि मौसम मानचित्र में सबसे पहली चीज़ होती है, कोई भी मानचित्र हो, मौसम अकेला नहीं, दिशा का निर्धारण। आपने हर मानचित्र में देखा होगा कि इस तरह से ऊपर की तरफ या तो एन लिखा होता है या ऊ लिखा होता है। ऊ मतलब उत्तर या एन मतलब नॉर्थ। मतलब हर नक्शे में ऊपर शीर्ष की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। इसके अलावा मौसम में हमको बादलों की स्थिति, बारिश की स्थिति, बिजली की स्थिति, ये सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है। मतलब पहला फीचर यही है कि मौसम मानचित्र में मौसम के तत्वों का अंकन चिन्ह द्वारा किया जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चिन्ह द्वारा ही अंकन होता है। ये नहीं कि बारिश होना है तो वहाँ लिख दिया बारिश, नहीं। ये भी नहीं कि अपन ने बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, नहीं, ये कुछ नहीं लिखना है। वहाँ पर यदि बारिश का मौसम है तो हमको बारिश के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है वह बनाना होगा। दूसरा देखते हैं फीचर क्या है। ये आपको चित्र में दिख रही है वेधशाला। वेधशाला क्या होती है हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो मौसम मानचित्रों को तैयार करने के लिए वेधशाला, तो ये आपको दिख रही है जंतर मंतर की वेधशाला, ये यहाँ पर दिल्ली में स्थित है। ये प्राचीन समय की है। और ये दिखेगी आपको आधुनिक वेधशाला, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी।
तो वेधशालाओं से और वायुयान के पायलटों से। वायुयान के पायलट मतलब जो पायलट हवा में ऊपर उड़ते हैं, बादल के ऊपर भी जाता है प्लेन, बादल के नीचे भी उड़ता है प्लेन, तो ऊपर से किस क्षेत्र का तापमान, किस तरह का मौसम कैसा है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरते हैं पायलट्स, तो उनको अंदाज़ लगता है कि हम इस देश के ऊपर से गुजर रहे थे, यहाँ बारिश की स्थिति थी, यहाँ पर सूखे की स्थिति थी, तो उनसे भी मौसम की सूचनाएँ मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ गुब्बारे छोड़े जाते हैं, गुब्बारों में सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरेज लगे होते हैं, उन कैमरों से भी एक छोटे क्षेत्र का, बहुत विशाल क्षेत्र का तो नहीं, लेकिन हाँ एक छोटे क्षेत्र के मौसम की जानकारी गुब्बारों के माध्यम से एकत्र कर ली जाती है। साथ ही साथ जलयानों से भी मौसम सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं कि समुद्र की स्थिति क्या है, समुद्र शांत रहेगा कि ज्वारीय लहर उठेंगी, भाटे की पोजीशन बनेगी, समुद्र में चक्रवाती तूफान की स्थिति तो नहीं बनेगी। ये सारी चीज़ें जलयानों से भी हमको इन चीज़ों की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये दूसरा बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा बिंदु वेधशाला को लेकर के है कि वेधशाला से हमको क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो आपको बता दें कि जैसे कि वेधशाला है, वेधशाला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी। तो ऑब्जर्वेटरी से हमको तापमान संबंधी जानकारी मिलती है, बारिश की जानकारी मिलती है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, वायु की गति एवं दिशा तथा आपेक्षिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी के बारे में भी हमको उससे पता चलता है, सूर्य के प्रकाश की स्थिति की, सूर्य का लाइट कैसा है, कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, समुद्र की दशा, ये भी हमको ऑब्जर्वेटरी से पता चलता है। ऑब्जर्वेटरी में जो सेंसर्स, जो यंत्र लगे रहते हैं स्थान के हिसाब से, समुद्र किनारे की ऑब्जर्वेटरी से हमको समुद्र की दशा की भी जानकारी मिल जाती है कि समुद्र में लहरें कब उठेंगी, कब मछुआरों को बोलना है, कब तटीय क्षेत्र पर रहने वाले लोगों को बोलना है कि आप वहाँ से हट जाइए। तो ये जानकारियाँ भी हमको ऑब्जर्वेटरी मतलब वेधशाला से मिलती हैं। इसके अलावा वर्तमान में मौसम कैसा है और इसके पहले मौसम कैसा था, मतलब मौसम के वर्तमान स्थिति और मौसम की पूर्व स्थिति दोनों की जानकारी भी हमको वेधशाला से प्राप्त होती है। तो अब यदि आपसे कोई पूछता है कि वेधशाला से क्या जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आप निश्चित होकर कह सकते हैं कि मौसम संबंधी जितनी भी प्रमुख तत्व हैं उन सारी चीज़ों की जानकारी हमको वेधशाला से मिलती है, चाहे वह तापमान हो, चाहे वह वर्षा हो, चाहे वायु का वेग हो, मौसम अपने वातावरण की आपेक्षिक आर्द्रता हो, लाइट हो, सनलाइट की स्थिति हो, समुद्र की पोजीशन क्या होगी, समुद्र की स्टेटस क्या होगा, और मौसम जो आज क्या है और पहले क्या था, ये चीज़ें भी, और आगे के मौसम का भी पूर्वानुमान ऑब्जर्वेटरी से लगाया जा सकता है। तो मौसम के तत्व आपको स्पष्ट समझ में आ गए होंगे। ताप, वर्षा, वायु, पवन, प्रकाश, ये सारी चीज़ें मौसम के तत्व होते हैं। चलिए चौथा बिंदु देखते हैं। प्रत्येक विकसित राष्ट्र मौसम मानचित्रों का प्रकाशन करता है। सिंपल है, अगर राष्ट्र विकसित है तो अपने नागरिकों को बताएगा कि हमारे देश का मौसम कैसा है। हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, हिंदुस्तान में हर समाचार चैनल में, समाचारों में मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। सिंपल है, तो मतलब हर राष्ट्र मौसम की मानचित्रों का प्रकाशित भी करता है और जन सामान्य को उसकी सूचना भी देता है। मौसम मानचित्रों का प्रकाशन का तात्पर्य यह है कि जन सामान्य को उसकी मौसम की सूचना मिल सके। भारत में भी मौसम मानचित्रों का प्रकाशन कब हुआ, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। अगले बिंदु में हम देखते हैं, ये पांचवा बिंदु जो है, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन सन 1875 ईस्वी से आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ? 1875 ईस्वी से। अब सवाल ये आता है कि 1875 ईस्वी से आरंभ हुआ तो किस जगह से हुआ? तो ये हुआ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पुणे नाम की एक जगह है, उस पुणे में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन 1875 ईस्वी से होना आरंभ हुआ। हालांकि मौसम विभाग की स्थापना इससे पहले हो गई थी। कब हुई थी इसके बारे में इसी वीडियो में आगे बताया गया है। चलिए हम अगला बिंदु देखते हैं, छठवां। मौसम मानचित्र से प्राप्त मौसमी दशाओं एवं सूचनाओं को, मतलब मौसम मानचित्र जब तैयार हो जाता है तो उससे मौसम की क्या स्थिति रहेगी, इन सारी सूचनाओं का प्रकाशन किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। काहे में किया जाता है? समाचार पत्रों में। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? मोर बैड वेदर, मतलब मौसम आज का बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बारिश में भी हमारे अखबारों में समाचार आ रहे थे कि नरसिंहपुर ज़िले में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। फिर जानकारी आई नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ये जानकारियाँ हमको समाचार पत्रों से प्राप्त हुई, कुछ जानकारियाँ हमको दूरदर्शन के माध्यम से, और कुछ जानकारियाँ आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित की गई, जिससे हमको मौसम की जानकारी प्राप्त हुई। इसके अलावा आपको बता दें, जो वेधशालाओं में मौसम की जानकारी, ऐसा नहीं कि वेधशाला में हम बैठे हैं तो पूरे टाइम वेधशाला से मौसम की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, वो कलेक्ट होती हैं, लेकिन मौसम मानचित्र तैयार करने के लिए मौसमी दशाओं और उनके तत्वों का जो निरीक्षण है और उनका जो रिकॉर्डिंग है, मतलब लेखन, अभिलेखन कहलाता है जिसको, उनको जो लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, वो सुबह 8:30 बजे किया जाता है। सुबह के टाइम पे कितने बजे किया जाता है? 8:30 बजे, और शाम को होता है यह शाम को
5 बजे। तो ध्यान रखिएगा, आपको यदि ये जानकारी कोई पूछता है कि ऑब्जर्वेटरी में मौसम की रिकॉर्डिंग कब होती है, मौसम की जो दशा है या तत्व हैं जैसे तापमान का नापन, वायु मापन, वर्षा का मापन कब किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि ऑब्जर्वेटरी में सुबह 8:30 बजे या शाम को 5:30 बजे ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग दोनों चीज़ें होती हैं। कहाँ पर? ऑब्जर्वेटरी मतलब वेधशाला में। ठीक है, ये 7 बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। 8वां बिंदु हम देखते हैं, मौसम मानचित्र में जो सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु कूट संख्याओं का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग होता है? कूट संख्याओं का। कूट मतलब एक हम कह सकते हैं कि जिनका कोई अर्थ निकलता है, विशिष्ट अभिप्राय होता है। मतलब ऐसी संख्या जैसे माना कि ए बराबर राम है, बी बराबर रहीम है, तो ए धन बी बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल, राम रहीम तो हमने आपको भेज दिया। ए आ रहा है या बी आ रहा है तो आप समझ जाएंगे बी आ रहा है मतलब रहीम आ रहा है, ए आ रहा है मतलब राम आ रहा है। तो इसी तरह से मौसम मानचित्र में सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए कूट संख्या का प्रयोग होता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये एल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एल, ये एच लिखा हुआ है यहाँ 1212 या 1214 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ T12 लिखा हुआ है, यहाँ 1494 लिखा हुआ है। ये कुछ ये अलग अलग चित्र बने हुए, ये लाइन्स बनी हुई है। तो ये सारी कूट संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं का अपना विशिष्ट अभिप्राय होता है, महत्व होता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मौसम मानचित्र की क्या विशेषताएं होती हैं और मौसम मानचित्र से आशय क्या होता है। अब लेकिन जब ये सारी चीज़ें जान ली तो अब थोड़ा सा हमको ये भी जानना जरूरी है कि भारत में मौसम विभाग की स्थापना कब हुई आखिर। तो मौसम विभाग की स्थापना सन 1864 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सुझाव पर हुई थी। और इसका प्रधान कार्यालय भारत में सबसे पहले कहाँ खोला गया था? सबसे पहले खोला गया था शिमला में। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, शिमला में मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय सबसे पहले खुला था, सन 1864 में खुला था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की सुझाव पे खुला था। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो इसका प्रधान कार्यालय वहाँ से ट्रांसफ़र करके दिल्ली ले आया गया। और इस प्रधान कार्यालय को हेड ऑफिस के साथ साथ रिसर्च सेंटर में भी तब्दील कर लिया गया। और आज यह मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय के साथ साथ मौसम अनुसंधान केंद्र का कार्य भी करता। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से कि 1964 में मौसम विभाग की स्थापना भारत में हुई। कहाँ हुई? शिमला में हुई। सबसे पहला मौसम मानचित्र का प्रकाशन महाराष्ट्र के कहाँ से हुआ? पुणे से हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश के शिमला से दिल्ली मौसम विभाग का कार्यालय ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो दिल्ली में मौसम विभाग के कार्यालय की स्थापना की गई, अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, इसका काम क्या है? इसका काम है, जो ऑब्जर्वेटरी का काम हमने देखा कि जो काम वेधशालाओं में किया जाता है वही काम मौसम विभाग के द्वारा किया जाता है कि मौसम संबंधी डाटा को एकत्रित करना, उनका ऑब्जर्वेशन करना। और केवल देश के अंदर की मौसम की जानकारी नहीं, बल्कि हमारे आसपास के देशों की जो मौसम संबंधी दशाएं हैं, मौसम संबंधी तत्व हैं, उनका निरीक्षण करना, उनका परीक्षण करना और यह अनुमान लगाना कि इन मौसमी दशाओं का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और इस आधार पे एक मौसम का पूर्वानुमान जारी करना। अब आप सोचिए कि क्या केवल एक मौसम कार्यालय से ये सारी जानकारियाँ पूरी की जा सकती हैं, जबकि भारत इतना विशाल देश है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग के इस कार्यालय को दिल्ली में तो प्रधान कार्यालय है, साथ में 4 उप कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। चलिए हम उसको भी समझते हैं। भारत में मौसम विभाग को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं नक्शे के माध्यम से कि भारत का मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन आप लोग सोचिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32,08,000 मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतने बड़े विशाल क्षेत्रफल वाले देश के लिए क्या एक कार्यालय से सारा मौसम डिसाइड किया जा सकता है, सारे मौसम का अध्ययन किया जा सकता है? जबकि भारत के पूर्व का मौसम अलग है, पश्चिम का अलग है, उत्तर का अलग और दक्षिण का मौसम अलग है, साथ में समुद्री दशाएं अलग होती हैं। तो ऐसी स्थिति में मौसम विभाग के कार्यालय को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से भाग थे ये? एक नागपुर, दूसरा चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। इस तरह से 4 जगहों पर मौसम विभाग के केंद्र स्थापित कर दिए गए, जो उप कार्यालय कहलाए। यहाँ पर देखिए, ये पश्चिमी तट का कार्यालय, ये पूर्वी तट का कार्यालय, ये दक्षिण में, ये मध्य में और ये उत्तर का। इस तरह से लगभग 4 दिशाओं में एक एक मौसम विभाग का कार्यालय स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा देश में हमारे वेधशालाओं की संख्या कितनी है? 1142 और वर्षामापी केंद्र जो हैं वह 2500 हैं, जबकि भूकंप नापने के केंद्र देश में कुल 22 हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना पड़ेगा मौसम मानचित्र अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व।
तो मौसम मानचित्र के अध्ययन की आखिर ज़रूरत क्यों है, उसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसको हम बता दें, मौसम मानचित्रों की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ये जानकारी ली जाती है कि मौसम कैसा रहेगा और फिर समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी के माध्यम से इसे प्रकाशित किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि दूरदर्शन पे, समाचार पत्रों पे, आकाशवाणी में मौसम के पूर्वानुमान की सूचना प्रसारित की जाती है कि कहीं पर अतिवृष्टि तो नहीं हो रही है, कहीं अनावृष्टि की स्थिति तो नहीं है, कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा, ओलावृष्टि तो नहीं हो रही, तूफान या हिमपात जैसी स्थिति तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को आम जन को सुरक्षित रखने के लिए पहले से सूचनाएं दे दी जाती हैं कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है तो प्राकृतिक आपदा मतलब मौसम से संबंधित, और अगर मौसम से संबंधित कोई आपदा आ रही है तो ये जन सामान्य को पता होना जरूरी है। तो ये पता हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, समाचार पत्रों से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, टेलीविज़न चैनल से हम सूचनाओं को प्रसारण करवा देते हैं और इस तरह से जनता सावधान हो जाती है और बहुत ज़्यादा विनाश नहीं हो पाता है। अब मौसम मानचित्र से प्राप्त पूर्वानुमानों से और क्या मदद मिलती है? तो उससे नौ संचालन में मदद मिलती है। नौ संचालन मतलब नाव चलाना। समुद्र के बारे में यदि हमको जानकारी मिल गई कि समुद्र में मौसम खराब रहेगा तो नाव चलाने वाले नाविक हैं, मछुआरे हैं, वो समुद्र में नहीं जाएंगे और वे सुरक्षित हो जाएंगे। साथ में समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जो गाँव बसे हुए हैं, जो शहर बसे हुए हैं, वो सावधान हो जाएंगे और जितना ज़्यादा नुकसान हो सकता उतना नुकसान नहीं हो पाएगा। वायुयान की सुरक्षित उड़ान होगी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मंत्री जी का दौरा खराब मौसम में उड़ान ना भर पाने के कारण रद्द हो गया। तो ये मौसम के पूर्वानुमान से जानकारी मिल जाती है और हमको इसमें मदद मिलती है कि वायुयान चलाने से हम रोक देते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा अकाल के दुष्प्रभाव एवं कृषि की देखभाल में भी मदद करते हैं। भारत चूँकि एक कृषि प्रधान देश है, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं, तो इस कृषि प्रधान देश में कृषि की मदद के लिए मौसम का पूर्वानुमान तो जरूरी है। यदि हमको ये पता चल जाए कि इस वर्ष वर्षा अच्छी होगी तो किसान उस आधार पर तैयारी करेगा, लेकिन जब ये पता चलेगा कि इस वर्ष सूखे की स्थिति रहेगी, वर्षा अच्छी नहीं होगी, तो किसान अपने खेतों में उस तरह की तैयारियां करेगा। तो इससे मौसम मानचित्र से जो पूर्वानुमान हमको प्राप्त होते हैं, इनसे हमको सामुद्रिक दशा, वायुमंडलीय दशा और खेती किसानी इत्यादि के देखभाल में मदद मिल जाती है। ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और कुछ अभ्यास प्रश्नावली हैं, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 आपके सामने है, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? प्रश्न दूसरा, भारत में मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? प्रश्न क्रमांक तीसरा, वेधशालाओं से मौसम संबंधी कौन सी जानकारी एकत्र की जाती है? तो आपको मैंने ये बहुत अच्छे से बताया है कि वेधशालाओं से मौसम की कौन कौन सी, तो मौसम संबंधी जितनी भी जानकारियाँ हैं सारी वेधशालाओं से मिलती हैं। अब कौन कौन सी हैं वो आपको इसमें उत्तर में लिखना है। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि मौसम मानचित्र की आवश्यकता और महत्व क्या है, जबकि 5वें चित्र में आपको बताना है मौसम मानचित्र किसे कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद। तो इस तरह से आप लोगों ने मौसम मानचित्र से आशय, उनका महत्व और उनकी आवश्यकता को इस चैप्टर में पढ़ा, समझा बहुत अच्छे से। यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो अपने निकटतम टीचर जो हैं, आपके क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर जो भी हैं, उनसे आप बात कीजिए, कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो ज्योग्राफी का मौसम पठन एवं अंकन चैप्टर है, ये आपको कक्षाओं में भी कई बार ये होता है कि ऋण चिन्हों तक इसको सीमित कर दिया जाता है कि 5 नंबर का ऋण चिन्ह आएंगे, इनको आप रट लीजिए। चलिए ठीक है, परीक्षा में अंक लेने की दृष्टि से तो ये ठीक है कि ऋण चिन्ह रट लिया और हमने उनको परीक्षा में जाके लिख दिया, अंक मिल गए। लेकिन यदि आपको आगे चल के किसी प्रतियोगी परीक्षा में स्थान बनाना है तो आपको केवल ऋण चिन्ह रटने मात्र से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको ये पूरा अध्याय बहुत अच्छे से समझना होगा और इसको जानना होगा। और यदि आप वाकई में इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको ई क्लासेस बाय मनीष सर में इस चैप्टर से, इस अध्याय से संबंधित जो भी वीडियो दिखाए जा रहे हैं उनको लगातार देखें, बार बार देखें, जब तक समझ में ना आए। और यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट में लिखें, ताकि हम उस कन्फ्यूजन से रिलेटेड एक नया वीडियो आपको तैयार करके दे सकें, जिससे आपके वो सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो चलिए, निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए और देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।